तो जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें बेसिकली हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देख लिया था, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए क्या नियम कायदे होते हैं। तो आज ना थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ताकि तुम्हें अगर खुद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाने को आए तब तुम खुद किस तरीके से उसको करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का आना ज़रूरी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आएगी तो आप इस सवाल को नहीं बना पाओगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे मान के आपको दिया है, एक Fe दिया है, फिर AgNO3 मैंने लिख कर दे दिया और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहला पॉइंट तो ये कि मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट बताऊंगी, राइट। मैं बैलेंस नहीं करूंगी रिएक्शन, क्योंकि हमारी बैलेंसिंग की क्लास थोड़ी ना चल रही है। फिर तो ऐसे केस में ये आपकी जिम्मेदारी है कि फिलहाल अभी मैं जो रिएक्शंस बताऊं उनको आप बैलेंस करें प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज मैं ही बैलेंसिंग बताऊंगी तो तुम उठा के छाप दोगे, वो मत करना। चलो आगे देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले अटैक कौन करता है, अगर कल की क्लास देखी है, सीखी है, पता है तो तुम्हें पता होगा अटैक कौन करता है, Fe किस पे अटैक करेगा, Fe खुद कौन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आयरन को बेसिकली हम लोग Fe कहते हैं, तो ये है आप लोगों का मेटल, और ये क्या है आपका सिल्वर यानी कि आपका मेटल। तो मेटल पे ही अटैक करेगा, अटैक करने वाला अपने जैसे वालों पर ही अटैक करता है, ये Fe। अब देखो जो अटैकर होता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होना पड़ता है एज कंपेयर टू द वन जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बोलो क्या है, नीचे है। जैसे मानकर चलते हैं आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, तुमने अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद की है तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि हाइड्रोजन के नीचे में कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड ये लोग आ जाते हैं, है ना, और आयरन उस हाइड्रोजन के ऊपर होता है। यानी कि अटैक करने वाला इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों का बोलो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो यानी कि ये ताकतवर है। अगर ताकतवर है तो रिएक्शन होगी, ताकतवर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ रिएक्शन तो होगी। रिएक्शन में क्या होगा, Ag हट जाएगा, Ag बाहर आ जाएगा। अब देखो जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा अकेले हैं, मतलब अगर आप उनको हटा दोगे उनके पार्टनर के साथ तो फिर वो कोई दूसरा नया पार्टनर नहीं ढूंढेंगे, वो अकेले रहेंगे, सिंगल Ag। और जो Fe है वो कहाँ चला जाएगा, NO3 की जगह। तो कई स्टूडेंट्स की बहुत गंदी आदत होती है, वो पता है क्या करते हैं, सिंपल उठाकर ऐसा लिख देते हैं, Ag को हटाया और उसकी जगह Fe डाल दिया। ऐसा नहीं करना है, सिंपल आप ऐसे पढ़ नहीं लिख सकते। आपने जब 9th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला बनाना सीखा होगा, है ना, 3rd चैप्टर में केमिस्ट्री के, आपको उस कंसेप्ट को यूज करना है कि Fe को अब हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, NO3 के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो Fe की वैलेंसी कितनी होगी, एक +2 वाली भी होती है, एक +3 वाली भी होती है। तो जनरली नहीं लिया है तो +2 लेकर चलिए, तो +2 वाला ले लिया। NO3 की वैलेंसी कितनी होती है, आप लोगों की -1 होती है, तो 9 तो इस तरीके से फॉर्मूला बनाना क्रिस क्रॉस करके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe और यहाँ पे N2। याद रखना 2 ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज कैसी आ जाएगी, Fe, यहाँ पे NO3 और यहाँ पर 2, ये ऐसा। सो ये होगा आपका प्रोडक्ट बन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर तुम्हारी सोच ऐसी है कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट्स को हम रट लेंगे तो आप कितना रटोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इससे अच्छा सीख लो, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी यही AgNO3 है, चलो ठीक है, इसके साथ इस बार मैंने डाल दिया कॉपर। तो ऐसा नहीं है कि मैडम जो सामने लिखा होता है वो अटैक, कैसा है, हर साल बैचेस को पढ़ाती, हर साल लोगों की कॉपी चेक करती, तो मुझको ये चीज अच्छे से पता है कि स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करता है, किस किस पॉइंट पे वो मिस्टेक करता है, राइट। तो कई बार लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि मैडम जो पहले लिखा हुआ होता है रिएक्शन में वो अटैक करता है, ऐसा नहीं है। मैंने कल भी रूल्स तुमको बताए, जो सिंगल होता है ना वो अटैक करता है। तो यहाँ पे अटैकर कौन है, आपका कॉपर है। और अगर मैं कॉपर के नेचर की बात करूं, खुद क्या है, एक मेटल की नॉन मेटल, कॉपर एक मेटल है, और अगर उसको अटैक करने का मौका मिले तो वो किस पर अटैक करेगा, एक दूसरे मेटल अटैक करेगा। तो Ag और NO3 इनमें से मेटल कौन है, Ag। तो चला ये कॉपर किस पे अटैक करने के लिए, Ag पे अटैक करने के लिए ये पहुंच गया।
क्या कॉपर जो अटैक कर रहा है, क्या रिएक्टिविटी सीरीज में एजी से ऊपर आता है कि नहीं आता है, ये चेक करो। तो देखो मैंने अभी ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी। ऑब्वियस है कि कॉपर आप लोगों के एजी के ऊपर आ रहा है, मतलब वो उसके कंपेयर में बोलो क्या है, ज्यादा ताकतवर है। एक मिनट, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, मेरा फोन चार्ज नहीं है, पहले मुझे उसको चार्जिंग में लगाने दो, नहीं तो सब उड़ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, तो मेरी रात वाली क्लासेस का पूरा सत्यानाश। ठीक है, तो देखो क्या होगा, आप लोगों के पास जो भी कॉपर है, जो अटैकर है, वो बोलो कहाँ है, रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है। किसके मुकाबले, आप लोगों के एजी के मुकाबले। ऑब्वियस है कि वो ताकतवर है। अगर वो ताकतवर है तो ऐसे में बताओ क्या हो जाएगा, वो उसको अटैक करेगा, भागेगा। एजी बेचारा गुड बॉय के जैसे बाहर चुप चलेगा। तो बाहर जब एजी जाएगा तो वो कैसा रहता था, मेटल्स हमेशा कैसा रहना पसंद करते हैं, मेटल्स हमेशा सिंगल रहना पसंद करते हैं। यानी कि एजी जब बाहर जाएगा तो बाहर जाने के बाद वो कैसा रहेगा, अकेला एजी वाली फॉर्मेट में रहेगा, है ना, किसी और के साथ क्लब नहीं। मैं एक एक वर्ड पे अगर फोकस कर रही हूँ तो मुझको पता है आगे जाकर इन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, तो अभी से एक एक वर्ड को सुनना शुरू करो, जब खुद क्वेश्चन करोगे तब कंफ्यूजन है। तो क्या हो गया, आप लोगों का कॉपर आ गया। ठीक है, तो तो ये देखो एजी आ गया। अब अगेन मैं बोलूंगी कि गधे जैसे बस सिंपली ये मत कर डालना कि मैम वहां पे एजी को हटा दिए बस कॉपर लगा देते हैं। मैं मानती हूँ वहां पे कॉपर लगाना है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कॉपर और NO3 को बस ऐसी फेविकॉल के जोड़ के साथ चिपका देना है। पहले रफ में उनका फॉर्मूला बनाना है। तो कॉपर देखो 2 वैलेंसी शो करता है, कॉपर एक +1 वाली वैलेंसी भी शो करता है और एक +2 वाली। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको नहीं बताया जा रहा है कि कौन सी वैलेंसी के साथ क्वेश्चन शो कर सॉल्व करना है तो +2 लेकर करो। और NO3 की वैलेंसी बोलो कितनी होती है, बोलो क्रिस क्रॉस करने पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉपर के पास आएगा और NO3 के पास 2 होगा, यानी कि ये होगा आप लोगों का आंसर। खत्म हो गई हमारी कहानी। देखो कितना आसान पार्ट था। तो यही है आप लोगों की कौन, आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना तुम्हें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, ध्यान से सुनेंगे उन पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट, और बहुत अच्छे से याद रखने, जो AgNO3 होती है ना, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, इस AgNO3 को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ये अगर मैं तुमको कलर दूं, मतलब लैब में तुम जाओ सिल्वर नाइट्रेट को ऑब्जर्व करो तो तुम ये देखते हो कि सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, कॉपर की बात करें तो कॉपर की वायर सभी ने देखी होगी, है हल्की हल्की सी ब्राउनिश की वायर होगा, घर देख लेना कॉपर की वायर मिल जाएगी, है ना, ब्राउनिश कलर की। अब जब रिएक्शन हो जाती है ना, तो देखो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, जो वायर पहले आपको ब्राउन ब्राउन कलर की दिख रही थी, वायर ऊपर, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है, एक सिल्वर जैसा, चांदी का कलर कैसा होता है, पूरा वैसी हो जाती है, उस कलर की वायर हो जाती है। ठीक है, अच्छा वैसे भी उस पर मैं बात नहीं करूंगी, कल जब मैं कलर वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी तब उसमें बात करेंगे। जब विजुअलाइज करोगे, प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे तो बेहतरीन तरीके से समझेगा। लेकिन एक चीज तुमको यहाँ पे और याद रखनी है कि इस रिएक्शन में कॉपर नाइट्रेट बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है। जो कॉपर नाइट्रेट जैसे ही इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फॉर्म होता है, क्या हमारा रिएक्टेंट पहले भी कलरलेस था, क्या प्रोडक्ट के फॉर्म होने के बाद भी हमारा जो सोल्यूशन है क्या वो अभी भी कलरलेस रहेगा क्या? तो देखो CuNO3 अगर आपका बन रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो रिएक्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। यानी कि इस रिएक्शन में हमको ऑब्जर्वेशन क्या देखनी पड़ेगी कि बीकर जो सोल्यूशन पहले कलरलेस था वो कलरलेस से किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, कलर यानी कि ब्लू कलर में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये कहानी थी किसकी, तुम लोगों के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि इसमें आपको कई बार कलर चेंज देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सावधानी के साथ यहाँ पे क्या करें, काम करें। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस थोड़ा सा चेंज क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या चेंज है, क्या है आप लोगों का, मैंने Cl2 लिया, ठीक है, Cl2 में करवा रही हूँ Ki के साथ। अब देखो मैंने तुमको जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा कर दी थी, उस सीरीज में कहीं पर भी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ये सब वहां पे नहीं था।
तो हाल मैं तुम्हें बता दूं कि केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है पीरियोडिसिटी। वहां पे आप पीरियोडिक टेबल में 17 को पढ़ते हो, जिसको बेसिकली कहते हैं हेलोजेंस कहते हैं। ये हेलोजेंस के मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखवा कर दे रही हूँ आपको। पहले वाले को कहते हैं क्लोरीन, को कहते हैं बीन, उसको कहते हैं ब्रोमीन, फिर उसको कहते हैं आयोडीन, है ना। हो सकता है तुमने ये पढ़ा भी हो, ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपने ये नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल पढ़ा होगा, बेशक पढ़ा होगा। अगर ये कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये मेटल्स नहीं होते, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए, है ना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इनकी रिएक्टिविटी के बारे में, है ना। इनकी किसके बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है हम लोगों का। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर पे कमेंट करूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद बोलो कौन, आयोडीन। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स ने, आपको सिर्फ इन्हीं नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आप बेसिकली 10th में डील करोगे। अब बताओ अटैक कौन करेगा, अटैकर कौन है, जो अकेला है। तो यहाँ पे इस बार ये हम लोगों का अटैकर है क्लोरीन। अभी अभी मैंने बताया मेटल नहीं होता, बल्कि ये कौन होता है, नॉन मेटल। तो ये एक नॉन मेटल है। तो जब इसको मौका मिलेगा अटैक करने का, तो ये अटैक कहाँ करेगा, उस जगह पे अटैक करेगा जो कंपाउंड में मेटल होगी। तो पोटेशियम के मेटल होता है, और आयोडीन अभी अभी बताया नॉन मेटल होता है। तो यानी कि इस बार ये क्लोरीन अटैक करेगा आयोडीन पर। कई लोगों की पता है आदत कैसे जाती है कि नहीं मैडम हमेशा सामने वाला अटैक करवाती है, क्योंकि मेटल्स के अपन क्वेश्चंस यूजुअली करते हैं, तो हमको भी अटैक सामने ही करना है। ऐसा नहीं है। अगर आपको चेक कर रहा है कि अटैकर कौन है, अगर अटैकर एक मेटल है तो अटैक मेटल पे करवाओ, अगर वो नॉन मेटल है तो नॉन मेटल पे कराओ, चाहे वो आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, इस पे अपना फालतू दिमाग मत चलाओ, ठीक है। अच्छा, क्या अटैक करने वाला ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज में साफ साफ दिख रहा है कि Cl I से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या होगा, I बाहर चला जाएगा, ठीक है। और के साथ बोलो कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। बट ऐसा मत करना कि K लिख दिया पीछे में इसके Cl2 लिख दिया, ये मत करना। इसीलिए मैंने तुमको कहा था 9th स्टैंडर्ड का वो वैलेंसी चार्ट याद होना बहुत जरूरी है। तो जब तुम 9th क्लास में तुमने वैलेंसी चार्ट जब पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि K और Cl की वैलेंसी -1 होती है, बट वैलेंटेवा के Cl के साथ का 2 नहीं लिखा जाता है, यानी कि अकेला Cl लिखा जाता है। तो इसीलिए कृपया करके Cl के साथ 2 बनाए। तो इट डजंट मीन कि फॉर्मूले में भी लिखेंगे, नहीं, फॉर्मूला बनाते वक्त जो नॉर्मल वैलेंसीज के चार्ट में जो आपको लिख के दिया है वो यूज करेंगे। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका KCl, क्या हो जाएगा KCl। अच्छा, I के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, देखो पर जब जिसको बाहर निकाला वो मेटल्स थे, तो जब मेटल्स बाहर निकलते हैं वो अकेले रहते हैं, और जब आप नॉन मेटल्स को बोलोगे बाहर निकलो, वो अकेले नहीं रहते, वो डबल हो जाते हैं, अपने साथ वाले के साथ ही कंबाइन हो जाते हैं। बस इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने है Al प्लस Fe2O3, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले तो अटैकर कौन है वो डिसाइड करिए। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या होता है आप लोगों का। अब Fe2O3 अगर आपको लिख कर दिया है तो Fe जो Fe है ये आप लोगों का कौन है, मेटल है। ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है। तो अगर एल्यूमिनियम को मौका मिलेगा तो वो किस पे अटैक करेगा, Fe पर। क्या ये अटैक पॉसिबल है क्या, ये सोचो। क्या चेक करते हैं कि अटैक पॉसिबल है कि नहीं है, तो अपनी रिएक्टिविटी चेक करिए। मैंने जो रिएक्टिविटी सीरीज की 2 दिन पहले क्लास ली थी उसमें क्या लिखवाई रिएक्टिविटी से लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, याद आ रहा होगा एल्यूमिनियम, और फिर नीचे में था आप लोगों का आयरन यानी कि Fe। तो एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है एज कंपेयर टू आयरन। यस ये अटैक होगा, यस इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट बनेगा, है ना। नो रिएक्शन नहीं लिखेंगे, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जब एल्यूमिनियम Fe पे अटैक करेगा तो Fe बाहर आ जाएगा। लेकिन Fe कौन है, Fe आप लोगों का एक मेटल है। तो जब वो बाहर आएगा तो मेटल हमेशा कैसे रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अकेले रखोगे आप, इसके नीचे का 2 मत लगा देना। ये बोलते हुए कि मैम देखिए ना यहाँ पे भी तो 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते, मत करना। रूल क्या है
मेटल अगर बाहर आएगा तो आप उसको अकेला रखोगे, नॉन मेटल बाहर आएगा तो आप 2 लगा देंगे, राइट। 10 क्लास तक। अब आपको कंबाइन करना है, अब आपको कंबाइन करना है एल्यूमिनियम को और ऑक्सीजन को। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, उसका मन भर गया। मुझे लगा कि कल आने का प्लान था रॉबी का। चलो, तो बस क्या होगा, आप लोगों का जो एल्यूमिनियम है वो पर्टिकुलर एल्यूमिनियम अंदर चला जाएगा, बट अंदर जाने के बाद उसको सिंपली लिख मत देना, हमेशा फॉर्मूला पहले रफ में बनाना, फिर जो आंसर आए उसको लिखना। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी बोलो कितनी, +3 -2। अब फॉर्मूला लिखते वक्त प्लस माइनस नहीं, बट फिर भी मैं लिखती हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे कि कौन पॉजिटिव होता है ना। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा Al2, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा Al2O3। इवन जब आप आगे की क्लास करोगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दुनिया में आओगे, तब आप पढ़ोगे कि एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं लोहे के बने होते हैं, कभी मान लेते हैं अगर किसी रेलवे ट्रैक में अगर आपको क्रैक देखने को मिल रहा है तो उस क्रैक को कैसे ठीक किया जाए। अब पूरी की पूरी पटरी उखाड़ के थोड़ी ना ले आएंगे, उसको वहीं के वहीं ठीक करना होता है। तो कैसे करते हैं हम लोग, उसके अंदर पिघलता हुआ लोहा डाल दो उस क्रैक में, है ना। जहां पे भी आपको क्रैक दिख रहा है वहां पे एकदम आप क्या कर दो, लोहा डाल दो पिघला हुआ गरम गरम। तो लोहे की जो रेलवे ट्रैक होती है उसमें जब भी क्रैक दिखे वहां पिघला हुआ लोहा डाल दो तो वो क्रैक भर जाएगा। बट ये पिघला हुआ लोहा आएगा कहां से, मान लेते हैं किसी पहाड़ी के ऊपर किसी जंगल में कोई पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक बनी हुई है और वहां पे अगर क्रैक है तो वहां पे तुम लोहे को पिघलाने के लिए जो पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है अच्छी खासी, क्या वो करोगे क्या। वहां पे कोई ऐसी डिवाइस चाहिए ना हमको कि जो फटाफट लोहे को पिघला दे, फटाफट हम वहां पे क्रैक भर दे। तो बेसिकली थर्मल रिएक्शन होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो क्रैक्स होते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, कैसे करते हैं, क्यों पिघलता है, क्यों नहीं पिघलता है, ये सारी बातचीत हम करेंगे जब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेरे साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की प्रोडक्ट कैसे लिखना है ये तुम सीख गए हो। अगर मैं 1000 ठोक एग्जाम्पल भी ले लूंगी ना तो उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, मैं ये बता दूं, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज आपको 50 बार बल्कि बता चुकी हूं। आप कितने ज्यादा रिएक्शंस मुझे करते हुए देखते हो उससे आपको आंसर या प्रोडक्ट लिखते नहीं आएगा, ठीक है। आपको इस बात से आएगा कि मेरे देखने के बाद, मेरे सिखाने के बाद आप खुद कितने प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर 100 प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी गलत करने की और मुझे ज्यादा अच्छा करने की बढ़े। बट अगर मैं 100 कर रही हूँ तो मेरे 100 करने से तुम्हारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो 1 या 2 एग्जाम्पल में जो रूल्स होते हैं वही सेम रूल्स आगे भी होते हैं, बराबर। तो ऑब्वियस है कि इसके लिए आपको अपने अंदर प्रैक्टिस की जो स्किल्स है वो ज्यादा इंप्रूव करनी होगी, मुझको इंप्रूव करने के लिए नहीं। अच्छा, अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं, बाद हम इस चीज को ओवर करेंगे। जैसे मान के चलो आपको के पास इस बार रिएक्शन है Ag और प्लस मैंने SO4। अब बताओ इस बार अटैक कौन करेगा, Ag, ये आप लोगों का बोलो कौन है, अटैकर है। Ag क्या है, चांदी है। किस पे अटैक करेगा, कॉपर पे है। पहला पॉइंट, प्रोडक्ट लिखने से पहले, फॉर्मूला बनाने से पहले ये चेक करिए कि रिएक्शन होगी कि भी नहीं होगी। पता चले तुम प्रोडक्ट लिख दी और रिएक्शन होने नहीं वाली है, तो ऐसे केस में रिएक्टिविटी सीरीज के पास जाओ। देखो मैंने ऊपर टॉप में रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी, क्या दिख रहा है कि ए तो नीचे आता है और कॉपर तो ऊपर आता है, यानी कि इस बार जो अटैक कर रहा है वो अटैकर इस बार बोलो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है कंपेयर टू कॉपर, यानी कि इस बार अटैकर आपका क्या है, कमजोर। तो जब अटैकर कमजोर होता है तब हम उस पर्टिकुलर का आंसर लिख देते हैं नो रिएक्शन, यानी कि वहां पे बेसिकली नहीं बनाते। तो यही तुम लोगों के कुछ जनरल रूल्स से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने को लेकर कि पहले अटैक कौन करेगा वो डिसाइड करो, अटैकर मेटल है कि नॉन मेटल है वो डिसाइड करो,
उसके बाद किस पे अटैक करना है ये डिसाइड करो। चौथी चीज़ रिएक्टिविटी सीरीज को देखो कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। पांचवी चीज़ अगर रिएक्शन होगी तो जिसको बाहर निकालना है उसको बाहर निकाल। अगर मेटल बाहर निकल रहा है तो भले फॉर्मूले में निकलने से पहले मेटल के पास 3 लिखा हो, मेटल के पास 4 लिखा हो, मेटल के पास 5 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं। निकलने के बाद वो रहेगा लेकिन अकेला। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे Fe के पास निकलने वाला 2 था, निकलने के वाले की मैंने क्या लिखा, अकेला Fe, क्योंकि निकलने वाला एक मेटल है वो अकेला रहेगा। लेकिन अगर आप एक नॉन मेटल को बाहर निकाल रहे हो, जैसे कि ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में निकलवाए थे आई, तो आई कभी भी अकेला नहीं रहेगा, वो खुद को डबल कर लेगा। भले ही निकलने से पहले उसके पास 2 था या 2 नहीं था, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन 2 करना है। और उसके बाद आखिरी स्टेप, जब आप क्या करते हो, उसको रिप्लेस करते हो, आप सब्स्टिट्यूट करते हो। जैसे आपने Cl के बदले Cl को अंदर लाया I के बदले, तो उठाकर वैसे का वैसे ही मत छाप देना। रफ में फॉर्मूला बनाना, उसके लिए वैलेंसीज याद होना बहुत ज़रूरी है, और क्रिस क्रॉस करना। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और डेंजर पॉइंट जहाँ पे तुमसे गलती थी, जैसे जब तुम चार्ट और रेडिकल का रट्टा मारते हो तो तुम ये देखते हो कि Cl होता है उस चार्ट में, Cl2 नहीं होता। तो चाहे यहाँ पे Cl2 लिखा हो कि चाहे पे Cl2000 लिखा हो, फॉर्मूला बनाते वक्त तुम्हें हमेशा Cl ही लिखना है, क्योंकि रेडिकल की चार्ट में वहाँ पे सिर्फ Cl होता है, ठीक है, इसीलिए ये बातचीत। अच्छा, एक रिएक्टिविटी सीरीज मैंने हैलोजेंस को लेकर पुरानी क्लास में नहीं लिखवाई थी, जो कि मैंने यहाँ लिखवा दी, तो ये तुमको याद होनी चाहिए। खत्म। और कई बार कैसा होता है, हमारी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि नहीं हमको तो प्रोडक्ट लिखना ही चाहिए, हमको तो प्रोडक्ट लिखना ही है। हम ये तक नहीं चेक करते कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो कहाँ है, तो उसका आंसर नो रिएक्शन भी तो हो सकता है, तो इसीलिए उसको चेक किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली क्लास हम अभी रोकते हैं। इसके बाद कल हम लोग फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, बट वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में रिएक्शंस तो ऑब्वियस इन्वॉल्व होंगी, बट रिएक्शंस को किस तरीके से एग्जाम पूछा जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ गिव रीजन, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। तो इससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस किस पैटर्न में सवाल पूछा जाएगा ये भी पता चल जाएगा, ठीक है।